स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसका प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष वाई फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। बताइए। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं। आज की ना थोड़ा और बताइए, उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है क्या? धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीप्ति गोयल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आज हर गुरिंदर सिंह साहब, जो हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनकी बेटी अनंतदीप कौर उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मीरा अरोड़ा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शशि दास जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में तृप्ति गोयल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त नहीं, और सब लोगों का हो गया है। अगर इसके अलावा भी कोई अन्य उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर
शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेम के असर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह दर्जा इस रूप में मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं और ये ग्रुप हमारे इस आशा से बने हुए हैं कि आप लोग अपने विचार उसमें रखेंगे और जो थेरेपी के बारे में है उसकी बारीकियां समझेंगे। लेकिन इस ग्रुप का उद्देश्य कतई नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को बता नहीं रहा है तो हम लोग ये समझें कि वो उसको नहीं आता या उसके प्रति हम दुर्भावना रखें। सद्भावना के विचार से ये ग्रुप लाए गए हैं और हमेशा हमको सद्भावी वातावरण बनाते हुए और हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य है कि हम चिकित्सा विधा को आत्मसात कर लें, हम चिकित्सा विधा के माध्यम से जन जन जागरण अभियान में और लोगों को, पीड़ित मानवता की रक्षा कर सके, उनको हम लोग चिकित्सा सुविधा दे सके। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे अंदर जो अहम भाव है हमको उसे हटाना होगा। हम लोगों ने अहम भाव के लिए 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। कोई बताएगा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अहंकार नष्ट करने के लिए हम लोगों ने कहा था किसी फिंगर नंबर 6 में ट्रीटमेंट देना था। जी जी सर। ट्रीटमेंट वो फिंगर नंबर 6 कहां पर अहंकार है? जॉइंट सर, पित्त ज्वाइंट, पित्त ज्वाइंट, पिच जॉइंट सारे जितने भी भाव है इस तरह के वो सब पित्त ज्वाइंट में है। तो फिंगर नंबर 6 पित्त ज्वाइंट। और हमको सीडेट क्या करना है? दो चीजें हैं। 3-6 मन का किए थे सर, फिंगर नंबर 8 नंबर 6 में किए थे, लेकिन हम लोग मन को भी सीडेट करेंगे, 6-8 सीडेट करेंगे। ये तो देखिए सीखिए सर, फिंगर नंबर 6 यहीं पर अहंकार है पित्त ज्वाइंट में। तो फिंगर नंबर 6 अहंकार यहाँ रहता है, ये आपको मालूम है पित्त ज्वाइंट में। आपने खुद ही कहा है काल का जो है ऊर्जा अहंकार है, तो वो अहंकार यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने कर दिया। हम लोगों ने कहा था कि मन में भी अहंकार आता है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा था कि 6-8 दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए और 4 को टोन कर दीजिए। जी। तो हम लोग उसको भूले, एक जो बार हम लोग कहा गया है उसको हम लोग भूले, इसलिए नहीं भूले क्योंकि हम लोग सिस्टम से पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोटोकॉल याद नहीं रखते। कहाँ करना है? फिंगर नंबर 6। कहाँ पर अहंकार है? पित्त ज्वाइंट में। क्या करना है? वो हमारा प्रोटोकॉल है कि हमको 6 को सीडेट करना है। तो 6 को सीडेट करने से हम नर्वस सिस्टम को सीडेट नहीं कर रहे हैं, हम अहंकार को सीडेट कर रहे हैं। उधर 8 को हम सीडेट नहीं कर रहे हैं, 8 के अंदर जो अहंकार बैठा हुआ उसको सीडेट कर रहे हैं। और हम लोग 4 को इसलिए कर रहे हैं, 4 समाज से आपको जोड़ता है, अलग नहीं करता है, तो हम लोग 4 को इसलिए टोन कर दे रहे हैं। तो ये हमारा प्रोटोकॉल था। खैर इसको हम लोग लगाए, अगर हमको हमारे अंदर अहंकार है तो हम इसको दूर कर सकते हैं इस माध्यम से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा बाहेती जी का पुनः स्वागत, और मैं अब शेयर कर दे रहा हूं पूरा बाहेती जी का सारे जो आपका वो पढ़ाएंगे आज BHB में। उनका चैप्टर है आज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बोलम गुरुओं को नमन करते हुए, उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक सर, वो मैं जो PDF भेजे थे वो थोड़े शेयर करने होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी मतलब क्या होता है? कोई चीज को अपने शरीर से बाहर निकालना। तो हम अपने शरीर से क्या बाहर निकालेंगे? हम अपने शरीर से जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद जो हमारा वेस्ट है, हम उसको जनरली शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें ये चीज समझ लीजिए कि हमारे शरीर से सिर्फ कहाँ से हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो हम अपने शरीर से 4 जगहों से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज
के वेस्ट को बाहर निकालते हैं। एनस, यूरेथ्रा, नाक के थ्रू, ब्रीथ के थ्रू नाक से, और स्किन के थ्रू एज अ स्वेट। तो जो एनस है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बन जाता है। हमारा जो नोज है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बनता है। स्किन हमारे स्किन का एक और पार्ट होता है वो बनता है। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो आता है वो एनस, ये यूरेट्रा से जो हम यूरिन पास आउट करते हैं तो हम उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंसिडर करते हैं। तो हम इसका आज समझेंगे कि ये होता क्या है। सर वो किडनी वाला भेजेंगे, 2 किडनी और वो जो भेजा था, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 ऑर्गन्स होते हैं। ये वाला नहीं, नीचे वो इसके नीचे एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 ऑर्गन्स होते हैं, 2 किडनी, 2 यूरेट्रा, एक यूरिनरी ब्लैडर, हाँ ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर, और एक 2 किडनी, एक यूरेट्रा, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेटर और यूरेट्रा। 2 यूरेटर होते हैं जिससे यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर एक यूरेट्रा होता है जहां से वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो अब ये होता क्या है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे किडनी क्या। सबसे पहले कहाँ पे फिल्ट्रेशन शुरू कहाँ से होता है, किडनी से। तो हम सबसे पहले किडनी को कंसिडर करते हैं, फिर हम ग्रेजुअली नीचे आते हैं, सब ऑर्गन्स के बारे में समझते हैं। किडनी क्या होता है, एक बीन शेप ऑर्गन है, 2 बीन शेप ऑर्गन्स है जो हमारे पेल्विक रीजन में है, जिसकी लेंथ होती है T12 से L3 के बीच में, जिसकी लेंथ होती है 11 to 13 सेंटीमीटर और 5 से 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, और उसकी थिकनेस होती है 2.5 से 3 इंच सेंटीमीटर की, और वेट होता है 115 से लेके 170 तक। अब ये किडनी का क्या सीन है ना, एक राइट जो किडनी है वो थोड़ी सी नीची है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि वहां पे राइट किडनी के ऊपर जस्ट क्या होता है, लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन अपना, तो उसको लीवर को जगह देने के लिए किडनी को थोड़ा नीचे होना पड़ रहा है। तो राइट किडनी थोड़ी नीचे है लेफ्ट किडनी से, बाकी किडनी दोनों किडनी काम सेम करती, सब कुछ सेम है, बस इतना ही फर्क है कि राइट थोड़ी छूटनी चाहिए। अब किडनी का फंक्शनिंग समझते हैं। किडनी का सबसे बड़ा काम, किडनी के 2 काम है सबसे बड़े। किडनी का काम ओनली फिल्ट्राइजेशन नहीं है, किडनी का काम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था लाइफ सब्सटेंस में कि किडनी का काम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड। तो किडनी से फिल्ट्रेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड करती है, जो वेस्ट फ्लूइड है उसको ट्रांसफॉर्म करती है। तो उसके लिए उसको 2 मेन प्रोसेस करने पड़ते हैं, एक फिल्ट्रेशन करता है, दूसरा उसको रीअब्जॉर्प्शन करता है। जो फिल्टर होता है वो वेस्ट में से क्या क्या रीअब्जॉर्ब करना है उसको देख के, तो ये 2 काम किडनी करती है। सर नेफ्रॉन्स वाला लगाएंगे प्लीज। तो किडनी के ये 2 काम होते हैं। तो किडनी का जो सबसे जिससे किडनी काम करती है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो वहीं पे नेफ्रॉन्स का काम होता है। ये देखिए ये आया। अब क्या होता है ना, वो नेफ्रॉन्स में सबसे पहले क्या होता है, एक होता है वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल एक कप होता है जिसके अंदर यहाँ से वो एंटीरियर एफरेंट आर्टरीज जाती है और यहाँ से इफरेंट आर्टरीज निकल रही होती है। और यहाँ पे वो आर्टरीज क्या होती है ना, आर्टरीज क्या कैपिलरीज हो जाती है। वो कैपिलरीज एक गुच्छा बना लेते हैं यहाँ पे। अब उस गुच्छे में क्या होता है, खून आता है और उसकी जो कैपिलरीज जो है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो होता है ना, इसकी जो बाउंड्री होती है ना बहुत पतली होती है, एकदम एक सेल की बनती है। उसमें छलनी होती, कुछ कुछ छेद होते हैं जिससे वो फ्लूइड बाहर निकल जाता है। लेकिन वो इतने फ्लूइड होते हैं लेकिन इतने छोटे होते हैं कि उससे सेल वो ब्लड के सेल्स बाहर नहीं निकलते और बड़े प्रोटीन्स जो होते हैं वो बाहर नहीं निकलते, बाकी फ्लूइड जो होता है वो बाहर निकलता है। अब एक अपनी चलनी के समझ, देखिए चलनी के जैसा ऑलमोस्ट समझिए कि चलनी है, जैसे चलनी से चाय पत्ती को ऊपर रखे हम चाय को छानते हैं, उसी तरीके से वहां पे वो चलता है। लेकिन अब वो चल रहा है तो चलने के बाद उसको कहीं जाना पड़ेगा। तो वो जाने के लिए क्या होता है, उसके नीचे एक कप होता है
वो कप, जैसे हम तो कप रखते हैं वो थोड़ा नीचे होता है, लेकिन ये कप इसके चिपका हुआ रहता है, इसको पकड़ के रखता है ऐसे। तो वो एक कप होता है जिसको हम बोलते हैं, जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है कि एंटीरियर आर्टरीज और एक्सटीरियर एंटीरियर आर्टरीज और जो एक्सटीरियर आर्टरीज होती है, इफरेंट आर्टरीज और एफरेंट आर्टरीज है, और ये जो ग्लोमेरुलस है और ये जो कप है, इन सबको बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। इन सबका जो स्ट्रक्चर बेल्ट के जो बन रहा है ये वुमेन्स कैप्सूल है। अब यहाँ पे क्या होता है, सब यहाँ पे फिल्ट्राइजेशन का सबसे बड़ा काम यहीं पे होता है। अब इसमें है ना, इधर जब फिल्ट्राइजेशन हो रहा होता है ना, तो इसमें क्या होता है ना, कुछ चीजों को हमको इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें प्रेशर से फिल्ट्राइजेशन, ऐसे ही तो नहीं होगा। तो किडनी में, अपनी बॉडी में किडनी में अंदाज 1200 ml का पानी फिल्टर होता है, अंदाज जिस 1200 ml का पानी आता है, जिसमें से 450 ml ब्लड होता है और 660 ml का होता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा हो गया बिकॉज इस प्लाज्मा ना कुछ इसमें कुछ बोलना है। प्लीज किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मींस द लिक्विड विदाउट सेल एंड विदाउट प्रोटीन। तो ये होता है। अब ये इसमें, इससे एक कप में आया सपोज करो। अब इसमें क्या होता है ना, इधर एक समझना पड़ता है कि इसमें प्रेशर कहाँ से आ रहा है। देखो, एक तो प्रेशर आ रहा है जो लिक्विड और प्रेशर डाल रहा है निकलने के लिए। कभी अपने चाय छानी तो बहुत सारा अगर इसमें सामान चला जाता है तो चाय छनती नहीं, क्योंकि इसमें जो सामान गया है वो इसको अपोजिट प्रेशर दे रहा है। उसको बोलते हैं हम कोलाइडल प्रेशर। कोलाइडल प्रेशर मींस द प्रेशर जो सॉलिड अंदर है, जैसे जो ब्लड सेल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो इसको प्रेशर दे रहे हैं, इधर जाके जम जाते हैं। तो इसके कारण जो लिक्विड नहीं जा पा रहा उसको बोलते हैं कोलाइडल प्रेशर। ये होता है 30 mm का। और हमारा जो वाटर का प्रेशर है, वाटर मींस लिक्विड का जो प्रेशर है, दैट इज 60 mm का। तो 60 mm का प्रेशर लग रहा है, लेकिन 30 mm का अपोजिट प्रेशर आ रहा है। और एक और प्रेशर होता है, ये यहाँ पे जो हमने एक और कप रखा है, इसमें भी कुछ लिक्विड है, जो भी इस ऊपर वाले लिक्विड को अंदर नहीं घुसने पा रहा दे रहा है, वो वाटर प्रेशर होता है। अंदर वाला फ्लूइड का प्रेशर होता है, दैट इज 20 mm। तो हमारे वुमेन्स कैप्सूल में जो वाटर फिल्टर हो रहा होता है, जो फ्लूइड फिल्टर हो रहा होता है, दैट इज अबाउट 10 mm का फिल्ट्राइजेशन हो रहा होता है। और इसको हम ऐसे समझे तो हमारे बॉडी में 182.88 लीटर्स का फ्लूइड रोज फिल्टर होता है, लेकिन यूरिन नहीं निकलता इतना, ओनली इतना फिल्टर हो रहा। अभी देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फिल्ट्राइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये पूरा हम प्रोसेस को भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड निकला है, फिल्टर हुआ है, हम इसको यूरिन नहीं समझ सकते। ओके, तो हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में अंदाज 45 लीटर्स का पानी होता है। तो इसको आप समझ लीजिए, एक किडनी एक दिन में 4 बार ये पूरा फिल्ट्राइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करती है। ठीक है, मेरे को थोड़ा टर्म्स बोलने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज कोऑर्डिनेट विद मी। ओके, बुक है, आप उससे पढ़ सकते हैं टर्म्स को। एनीवेज, ठीक है, फिल्ट्राइजेशन होता है। अब ये क्या हो रहा है, ये वुमेन्स कैप्सूल तो हो गया। अब वुमेन, सर वो नीचे रखिए ना प्लीज, इसको दिखाना है, पीपीटी से ही समझा पाएंगे ना ठीक से। अब ये देखिए, वुमेन्स कैप्सूल से सबसे पास में जो पाइप जुड़ा, अब ये फिल्टर होकर पानी, ये जो फ्लूइड है कहीं तो जाएगा, ये फ्लूइड जाता है, इसको एक पाइप से जोड़ा हुआ रहता है, जिसका लास्ट एक है कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे यूरिन बनने के बाद कलेक्ट होता है। तो अब ये बनता है, ये क्या होता है, अब इसके बाद सबसे पहले जो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है। प्रॉक्सिमल मींस पड़ोस वाला, कॉन्वोल्यूटेड मींस जो कॉइल्ड होता है, ट्यूब्स होती है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, ये प्रॉक्सिमल पड़ोस वाला, कन्वोल्यूटेड मींस जो कॉइल्ड मतलब घूमी हुई हो बहुत ज्यादा, और ट्यूब्यूल्स मींस ट्यूब्स। आपको समझ में आ गया। ये देखिए, एक चीज समझने की बात इधर है कि अब देखिए, इसमें भी ये कॉइल्स जो है सारी घूमी हुई है। अगर आप एसआई को देखोगे, एसआई जो है अपनी बॉडी में, उसको भी देखोगे तो वो बहुत घुमा हुआ गुच्छा सा बना हुआ है। और जब हमने वुमेन्स कैप्सूल देखा तो उसमें भी जो हमारा ये था ग्लोमेरुलस जो था, ये भी कॉइल्ड था। क्यों? ये कॉइल इसलिए होता है जब जैसे उसमें से सामान को निकालना था, इसलिए वुमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस से एक सामान निकालना था, इसलिए वो कॉइल था। और ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब है, ये कॉइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करना है। अगर वो कॉइल्ड नहीं होगा तो वो लिक्विड क्या होगा, फटाक से निकल जाएगा, तो वो उतना एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए कॉइल्ड रखा है ताकि फ्लूइड थोड़ा धीरे धीरे जाए
तो उसमें से जो चीजें एब्जॉर्ब करनी है वो धीरे धीरे हम एब्जॉर्ब बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। सेम वे एसआई का सबसे बड़ा काम होता है एब्जॉर्प्शन का, इसलिए एसआई में फूड हमेशा कॉइल्ड है, क्योंकि टर्निंग का काम होता है स्टमक में, और एब्जॉर्प्शन का सबसे बड़ा काम होता है एसआई में, वहां पे विलीज होती है जो एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए वो भी कॉइल्ड होता है। तो ठीक है, जहां पे भी आप समझ लीजिए बॉडी में कॉइल्ड है तो मतलब समझिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह को कुछ ऐसा काम हो रहा होता है, ठीक है। अब इधर किसी को कुछ पूछना है तो पहले आई स्टॉप हियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किताब से पढ़ा रही, किताब से? हाँ जी सर, किताब से ही पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 8। आप किताब से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। हाँ, तो वो जो आप बोल रही हैं वो किताबों में तो कहीं दिख नहीं रहा। सॉरी, वापस से बोलिए। अपनी तरफ से बोल रही हैं या किताब में से पढ़ के बोल रही हैं? सर मैं किताब से पढ़ चुकी हूँ, मैं वो किताब में जो लिखा है वो समझा रही हूँ। किताब तो आप भी पढ़ लेंगे ना। सर बुक से ज्यादा अच्छे से मैम समझा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन है तो पूछिए। किताब है ये वाली, देख ये लीजिए। पेज नंबर उत्सर्जी तंत्र का। सर पेज नंबर आप 84 बताइए, मेरे पास इंग्लिश वर्जन है। नहीं, हम बता रहे हैं, हिंदी बता रहे हैं। 84 से लेकर के और आगे ये जो 88 89 तक है, इसका इसी का जिक्र हो रहा है इसमें। तो आप 84 पेज नंबर से आप देखिए, यही सर चीजें जो एक सेकंड, अब मैं बोलती हूँ। स्लिप आज का टाइम टेबल आया हुआ था, किताब पढ़ लेते थे एक बार तो इजी हो जाता था समझना। सॉरी। नहीं पूर्व मैडम, ना ये नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, सॉरी। ऐसा है कि देखिए, दो चीजें हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपको चीजें समझा दें और हम लोग ये बता दें कि ये सिस्टम जो है कैसे फंक्शन कर रहा है। अदरवाइज किताब तो आप पढ़े होंगे, पढ़ भी लेंगे, लेकिन आप अगर इसको समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको फंक्शन की क्लैरिटी हो जाएगी, जो फंक्शन मेन बताना है, ठीक है। किताब प्रश्न के उत्तर नहीं दे किताब किसी के पास हो या ना हो, ये मानव शरीर विज्ञान की किताब है, इस किताब से पढ़ाया जा रहा है। इसका उत्सर्गी पैरा वो जो चैप्टर है 8 नंबर चैप्टर है, उससे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन इस बारे में कुछ पूछना? ठीक है, तो अब ये होता है प्रॉक्सिमल की बात है। फिर इसके बाद होती है लूप ऑन वैली। ये एक ऐसे लूप होती है, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब हम ये समझेंगे, देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मैं पीसीटी बोलूंगी और लूप ऑफ वैली को लूप, और एक होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मींस जो दूर होती है। हमेशा देखिए, अब जब हमने सबने आयुर्वेदा पढ़ा था तो जो इसके जो अपने पाम के जो पास में हुई इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, प्रॉक्सिमल जॉइंट बोलते हैं, इसको डिस्टल जॉइंट बोलते हैं। इन द सेम वे जो चीज पास में है, इन रेफरेंस टू वुमेन्स कैप्सूल है, वुमेन्स कैप्सूल के जो पास में वो प्रॉक्सिमल हो गई, जो वुमेन्स कैप्सूल से दूर हो गई वो डिस्टल हो गई, ठीक है। और बीच में एक आता है लूप ऑफ हेनले जो इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हम समझेंगे कहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बिकॉज मैं वापस से बोलती हूँ कि किडनी यूरिन का ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लूइड का ट्रांसफॉर्मेशन करती है, तो उसने फिल्टर कर लिया, अब वो एब्जॉर्ब करेगी जो चीजें हमको वापस से शरीर को चाहिए, उसको एब्जॉर्ब करके फिर वो बनाएगी, यूरिन को प्रॉपरली बनाएगी। तो अब किडनी में मेजरली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है सोडियम का, वाटर का और शुगर का। ये तीन चीजों का मेजरली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो तीन चीजों का होता है, क्योंकि वाटर तो एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, सारा तो पानी निकाल चुकी है। अगर पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो खून को पानी मिलेगा कैसे? और हमेशा देखिएगा सर, एक और बताई होगी जिसके आसपास में वो आर्टरीज फैली हुई है, इसके चारों तरफ आर्टरीज फैली हुई है, तो जैसे जैसे एब्जॉर्ब करती जाती है वो चीजों को ब्लड वेसल्स में वापस से भेजती जाती है, ताकि वो ब्लड में वापस से जाता रहे, क्योंकि एब्जॉर्ब करके उसको कहीं तो भेजना है, तो वो ब्लड में वापस भेजती रहती है। तो अब हम समझते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर और सोडियम को कहाँ एब्जॉर्ब होता है? वाटर तो देखिए, वाटर तो हर जगह एब्जॉर्ब हो रहा होता है मेजरली, लेकिन जो सोडियम है सबसे पहले ये एब्जॉर्ब होता है पीसीटी में, और पीसीटी में सोडियम एब्जॉर्ब होता है। और एब्जॉर्प्शन एक्टिव है, एक्टिव और पैसिव हमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन द बॉडी, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव होती है जिसमें एनर्जी लगती है, पैसिव होती है जो अपने आप होती है। देखिए एनर्जी जैसे एनर्जी कुछ नहीं होती। एनर्जी जनरली मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब कोई हार्मोन्स हुए, जैसे एक सिंपल सा समझाती हूँ, सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने के लिए हमको एक एक्टिविटी, एक एनर्जी या एक एंजाइम लगता है,
जिसको हम बोलते हैं सब यार एकदम इंसुलिन, जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। मतलब वो कुछ लग रहा है ताकि वो सेल के अंदर ग्लूकोज को घुस जाने दे। इन द सेम वे यहाँ पे भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो एक्टिवली हो रहा है। मतलब सोडियम जो है, सोडियम मीन्स नमक होता है, बेसिकली सोडियम NaOH नमक का एक फॉर्म होता है। सोडियम जो होता है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है, उसके लिए एल्डोस्टेरोन करके एल्डोस्टेरोन करके एक हार्मोन होता है। हार्मोन का चैप्टर इसके बाद वाला है, उसमें आप ठीक से उस बारे में पढ़ेंगे। उससे वो एब्जॉर्ब होता है, एक सेकंड, हाँ ये उसके अंदर ये एब्जॉर्ब होता है, उसके कारण से वो हेल्प करता है सोडियम को एब्जॉर्ब करने की। और सोडियम हमारे यहाँ से ये PCT से एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। और जो हमारा दूसरा हार्मोन, दूसरी चीज जो एब्जॉर्ब होती है वो होती है हमारी वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो हार्मोन लगता है वो उसको बोलते हैं ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। वो एक और हार्मोन होता है जिससे वाटर एब्जॉर्ब होता है। और जो तीसरी चीज होती है वो होती है शुगर या ग्लूकोज। शुगर नहीं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब होता है वो 80% तो फर्स्ट हाफ ऑफ PCT में ही हो जाता है, और बाकी जो 20% जो बचता है वो सेकेंड हाफ ऑफ PCT में हो जाता है। मतलब ग्लूकोज तो पूरा यहीं पे एब्जॉर्ब हो गया, बाकी दोनों चीजें कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होती रहती है। और डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल तक आते आते सोडियम और वाटर ऑलमोस्ट पूरा एब्जॉर्ब हो चुका होता है जितना हमको चाहिए होता है। बाकी जो वेस्ट है जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, ये सब इनको डिसॉल्व करके जितना वाटर चाहिए यूरिन में बाहर निकालने के लिए, या फिर जो ब्लड में अगर सपोज करो आपने ज्यादा पानी पी लिया और ब्लड को उतना पानी नीचे, तो उसको भी निकालने का काम वो सब फिर वो निकल जाता है एक्स्ट्रा। बाकी सब ये एब्जॉर्ब होके इसके चारों तरफ वापस से ब्लड वेसल्स कॉइल्ड है जिसके अंदर वापस से चला जाता है। ठीक है, अब इसमें किसी को कुछ पूछना? अब हम शुगर के बारे में पढ़ते हैं, ये ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज और जरूरी जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे एक बार एक चीज बतानी भूले, जो ADH से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, ये क्या होता है, ADH हार्मोन से ऑब्जॉर्व हो रहा है। अगर किसी कारण से अपने पास ADH हार्मोन नहीं है, एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, तो क्या होगा, पानी कम एब्जॉर्ब होगा। और पानी कम एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, हमारा यूरिनेशन ज्यादा होएगा और हमारी बॉडी से पानी की कमी भी होएगी। तो इस चीज को बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं, जब ADH के कारण से, सपोज को ADH के कारण से, ये कमी के कारण जब हमारा पानी का निकलना एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाए उसको हम बोलते हैं, या निकलना ज्यादा हो जाए उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, ये डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज इज समथिंग जो हम डायबिटीज, जो हम लोग डायबिटीज को समझते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लूकोज। वो ग्लूकोज के कारण नहीं है, वो इसका रीजन है कि हमारी ADH की कमी हो गई है, इसके कारण से हम यूरिन को ज्यादा स्किट आउट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ADH, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज है वो डायबिटीज किसकी कमी के कारण बताइए मैम, आपने डायबिटीज का क्या बता रहे थे, आप दोबारा रिपीट करेंगे? डायबिटीज नहीं बता रही हूँ मैं, डायबिटीज नहीं बता रही हूँ, आपको यही समझा रही हूँ कि डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज में ये शुगर से रिलेटेड नहीं है। ये डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये नाम दिया गया है, इसका रीजन होता है कि ADH जो एंटी डायल्यूटिक हार्मोन है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है किडनी में, वो कम है। तो जब एंटी डायल्यूटिक हार्मोन जो किडनी में पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम हो गया है, तो पानी कम एब्जॉर्ब हो रहा है, और जब पानी कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो यूरिन ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बार बार इसलिए मैंने आपको 2 बार को इसको स्ट्रेस किया कि क्योंकि डायबिटीज वर्ड यूज हुआ है, तो लेकिन इट्स नॉट रिलेटेड विद ग्लूकोज। ग्लूकोज का कोई लिंक नहीं है इससे। ग्लूकोज मीन्स डायबिटीज या शुगर, ग्लूकोज मीन्स शुगर है, शुगर का कोई लिंक नहीं है। इसका है कि पानी ज्यादा हो रहा है। वो उस डायबिटीज को हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और ये है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये वर्चुअल बीमारी नहीं है, बल्कि अगर आपने शुगर अपने आवश्यकता से अधिक खा लिया है। नहीं सर, ये तो ये दूसरा बता दीजिए। अच्छा, वाटर वाला? हाँ, ये तो वाटर वाला बता दीजिए। नहीं तो शुगर भी, अगर शुगर भी खा लेंगे तो भी शुगर अधिक जाएगा, वो अब आने वाली थी। हाँ, तो भी शुगर जाएगा। अगर ये यूरिन में, मतलब ADH अगर एक हार्मोन की कमी, जो बता रही है कि एक हार्मोन की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से जो आपका वाटर होगा उसका रीअब्जॉर्प्शन, पुनर्शोषण कम हो जाएगा। अगर पुनर्शोषण कम हो जाएगा तो यूरिन आपके अधिक मात्रा में जाने लगेगी शरीर के बाहर, तो आपको लगेगा
कि नॉर्मली जैसे डायबिटीज में क्या होता है, जो मेलाइटस में उसमें भी यूरिन अधिक पास होती है, तो आप यूरिन अधिक पास हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं डायबिटीज हो, लेकिन नहीं, दिस इज डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, डायबिटीज इंसिपिडस है, ये पिछली इसी किडनी की वजह से होती है। ठीक है, अब और क्या होता है, किसी का किसी खुला हुआ है क्या? पता नहीं सर, अब बोले मेरा ही खासा खुला हुआ। हाँ, अब बात करते शुगर की बात करते हैं। देखिए शुगर जो होता है पीसीटी में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन शुगर का किस समझे कि हर चने की कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, तो किडनी की भी एक थ्रेशोल्ड कैपेसिटी है कि थ्रेशोल्ड कैपेसिटी मींस इसकी कैपेसिटी है कि वो इतने शुगर को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके बाद अगर हम शुगर ज्यादा होगी हमारे, अगर फ्लूइड में शुगर ज्यादा होगी क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा है, अगर हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा है, जो हमारे फ्लूइड में शुगर ज्यादा आ गई है, तो यूरिन से शुगर भी निकलेगा। देखा करिए डायबिटीज के लिए एक जना बोला जाता है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके शुगर जहाँ पे वो यूरिन करता है वहां पे कीड़े आ जाते हैं, बिकॉज उसके यूरिन में भी शुगर आ रही है। तो किडनी की कोशिश रहती है कि जो चीज जरूरी है, देखिए सोडियम और वाटर में कोई ऐसा, अगर जब तक हार्मोन है तब तक वो उसको एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन शुगर का एक प्रॉब्लम होता है कि शुगर की एक कैपेसिटी है किडनी की, उस कैपेसिटी तक ही शुगर को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद किडनी शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो वो है 135 mg पर मिनट का जो शुगर आएगा उतना वो किडनी एब्जॉर्ब कर पाती है। उससे अगर शुगर ज्यादा होती है तो किडनी को वो शुगर सिक्रेट आउट करनी पड़ती है। तो अब हम समझेंगे कि किडनी शुगर को, या शुगर को नहीं, हम शुगर की जगह हम प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को कब बाहर सिक्रेट आउट कर देती है। तो उसके 3 सिम्टम्स होते हैं। सपोज करो हम पार्टी में गए हैं, आज हम कोई शादी के घर फंक्शन में गए, तो हम क्या करते हैं, हम लोग मीठा ज्यादा खाते हैं या हम कार्ब्स ज्यादा खाते हैं। तो हम जब ज्यादा खा रहे हैं तो प्रोसेस होके ये ग्लूकोज क्या होगा, हमारे ब्लड में ज्यादा चला गया, तब ब्लड में ज्यादा चला गया, लेकिन किडनी की तो कैपेसिटी फिक्स है, तो उस किडनी की कैपेसिटी से ज्यादा जो ग्लूकोज बन गया है वो किडनी क्या करती है, बाहर निकलती है, क्योंकि हमारे शरीर को भी नहीं चाहिए, वैसे भी जरूरी है क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा होने से अल्टीमेटली हमारे शरीर को तकलीफ भी हो सकती है, तो ग्लूकोज उस ग्लूकोज को बाहर निकाल देती है। एक तरीका ये होता है, तो ये एलिमेंट्री ग्लूकोसूरिया बोलते हैं इसको। ये देखिए ये क्या होता है, ये एक टेम्परेरी चीज है। आप पार्टी में गए हो, आपने शुगर ज्यादा खाई है, वो निकल गई है, और जब आप वापस से डे टू डे रूटीन में आ जाओगे तो क्योंकि जितना आप खा रहे हो उतना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है, तो फिर वो बाद में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो टाइमिंग्स है, एज लॉन्ग एज आप पार्टी में है या आप किसी भी रीजन से ज्यादा ग्लूकोज खा लिए, जब आप नॉर्मल रूटीन में आएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो वो बीमारी नहीं है, बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि बीमारी नहीं है, वो कोई कारण से वो ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है, सोचने की बात नहीं है। दूसरा एक और चीज है, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पीसीटी में एब्जॉर्ब हो रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो बॉर्मन कैप्सूल के सबसे पास में। अब क्या होगा, किसी कारण से अगर वो ट्यूब्यूल में गड़बड़ हो गई तो ग्लूकोज तो वहां पे एब्जॉर्ब होना था, वहां पे ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो ग्लूकोज भी बाहर निकलेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब तो वहां होना था, वहां पे थ्रेशोल्ड भी सही है, किडनी एब्जॉर्ब भी करना चाह रही है, ग्लूकोज ब्लड में है भी नहीं ज्यादा, ग्लूकोज ब्लड में जितना होना चाहिए उतना ही है, लेकिन क्योंकि ग्लूकोज है उतना ही, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि पीसीटी खराब है, पीसीटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली ब्लड में भी शुगर कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज तो निकल चुका है, और ये ग्लूकोज किडनी के थ्रू बाहर भी निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये इस पे पीसीटी है, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा पीसीटी की क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हमको चेक करना पड़ता है। इसको बोलते हैं रीनल ग्लाइकोसूरिया। रीनल मतलब एक चीज समझिए, रीनल व्हेन जब भी वर्ड रीनल आए तो आपको ये समझ लीजिए, रीनल मीन्स किडनी, कार्डिक मीन्स हार्ट, और पल्मोनरी मीन्स लंग्स। तो रीनल जब भी वर्ड आए तो इट्स रिलेटेड विद किडनी, ठीक है, तो ये रीनल ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। अब एक तीसरी चीज होती है कि इंसान को डायबिटीज हो, डायबिटीज मेलाइटस हो, या डायबिटीज जो होती है प्रॉपर डायबिटीज की इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसके कारण सेल्स ग्लूकोज नहीं खा पा रहे हैं, तो वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ज्यादा है, वो ब्लड में ज्यादा होने के कारण वो ग्लूकोज किडनी में यूरिन उसमें ज्यादा है, यूरिन में ज्यादा है, और यूरिन में ज्यादा आने के कारण वो फ्लूइड में ज्यादा है, इसके कारण क्योंकि किडनी का थ्रेशोल्ड एरिया जो कैपेसिटी है उसके ज्यादा यूरिन था, वो
ग्लूकोज था तो वो निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक ग्लूकोसूरिया। ये 3 तरीके के हैं जो जिस 3 रीजन है जिनके कारण से ग्लूकोज किडनी से बाहर निकलता है। तो फर्स्ट जो है वो टेम्परेरी है, उसका टेंशन है, बाकी 2 को हमको कंसिडर करना पड़ता है। ओके, सेकंड का वैसे देखिए एक और सिम्टम है कि ग्लूकोज निकल भी रहा है और ग्लूकोज ब्लड में भी नहीं है, दोनों जगह से प्रॉब्लम है, तो मतलब ये किडनी का प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, तीसरे में ग्लूकोज ब्लड में भी ज्यादा दिखेगा आपको, जब डायबिटिक ग्लूकोसूरिया होगा तो किडनी में ब्लड में भी ग्लूकोज ज्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। मैंने आपको बताया किडनी का 2 फंक्शंस है, इसीलिए किडनी को लिए बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किडनी का पहला फंक्शन है फिल्ट्राइजेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन। मैंने आपको समझाया, एब्जॉर्ब कर रही है, वापस से फिल्टर कर रही है और एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो रीनल फंक्शन है, जो किडनी के मेन फंक्शन है, वो ये है टू रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मींस सोडियम, पोटेशियम एंड ऑल द जो केमिकल्स जो होते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में उसमें पढ़ा था, होमोस्टेसिस में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बैलेंस करते हैं बॉडी में, उस इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम किडनी करती है। ठीक है, दूसरा काम है मेंटेन द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। पीएच तो मेंटेन कर ही रही है, क्योंकि जो ये यूरिक एसिड वगैरह ये जो है जो पीएच को खराब कर सकते हैं, इसको सीक्रेट आउट कर रही है, तो पीएच तो मेंटेन कर ही रही है किडनी। और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ऑब्वियसली इन सबसे जो बन रहा है वो दैट इज यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, ये मेन काम है किडनी का। लेकिन इसके अलावा किडनी और भी काम करती है। किडनी इज अ ग्लैंड ऑल्सो। किडनी उसका क्या करती है, ये तो बताया कि ये यूरिन में डिजोल्व, कुछ बोलना, यूरिन में डिजोल्व करके यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन, इन सबको सीक्रेट आउट कर देती है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का बाय प्रोडक्ट्स है, या बाय प्रोडक्ट ही एमएससी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो हमको नहीं चाहिए होता, उसको बाहर निकाल देती है। और एंजाइम रेनिन बनाती है, जो ग्लोबुलिन को एंटीजेसन एंजिटेंसिन 1 और एंजिटेंसिन 1 से एंजिटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ये 2 काम, ये एक काम है। और हार्मोन इलेक्ट्रोप्रोटीन बनाती है, जो ये जो सर वो मैंने भेजा था एक पीडीएफ, जो विटामिन डी को बनाने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोप्रोटीन बनाती है जो सनलाइट से, जब सनलाइट बॉडी पे, सब फर्स्ट पीडीएफ है वो, इसके ऊपर है, सनलाइट जब बॉडी पे गिरती है तो क्या होता है ना, इसके ऊपर दिखाया था आपने, ये देखिए, इसको देखिए, ये यही है सर, ये जब सन की रेज बॉडी पे आती है तो क्या होता है, प्रो विटामिन D3 बनता है। अब ये प्रो विटामिन D3 जो है ये कन्वर्ट, फिर उसका एक और बनता है प्रो विटामिन D3, ये ट्राई, फिर उसके बाद विटामिन डी बनता है, वो लीवर में जाता है, तो ये मेरे को भी नहीं दिख रहा है ठीक से, लीवर में जाता है, लीवर से भी जाके ये विटामिन D3 बनता है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये जब लीवर में जाता है तो इधर से किडनी से एक और हार्मोन जाता है, वो DI हाइड्रोक्लोरिक कैल्सिफोरियल, ये जो जाता है, तो ये जो कैल्सिफोरियल है ना, कैल्सिट्रियोल बोलते हैं, ट्रायल ये तो सर इसमें तो डी तो दिखा नहीं मुझे। अच्छा विटामिन D3 वो तो अच्छा जो भी है, ये जब हार्मोन जाता है तो ये जो D3 जो विटामिन D3 जो है, इसको बॉडी के लिए अब्सॉर्ब करने वाली पोजीशन में बना देता है, बिकॉज अब तक जो विटामिन D3 जो था ना, वो जिस फॉर्म में था ना, वो बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही थी। तो इस हार्मोन के थ्रू ये बॉडी विटामिन डी को अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब ये बेंजोइक एसिड को हाइपोटिक एसिड में बनाती है, जो कि हमको चेंज करना होता है, और ऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बनाती है, जो हम लोग एब्जॉर्ब कर पाए, नहीं तो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ये कुछ काम है किडनी के। अब इसके अलावा एक चीज समझिए सर, वापस से वो किडनी वाला निकालेंगे, एक चीज होता है जीजी एपेटस। ये जीजी एपेटस सब्जेक्ट है किसे, पीडीएफ, तो वो किडनी वाले में है, वो जो आप नेफ्रॉन वाले नेफ्रॉन नहीं होता, नेफ्रॉन ये ऊपर वाला, हाँ ये रख दीजिए, ये देख दीजिए,
नहीं सर, इसके ऊपर वाला चाहिएगा, इसके ऊपर वाला। हाँ इसमें है ना, देखिए इसमें क्या, देखिए आप ये देखिए, ये ये वुमेन्स कैप्सूल जो है और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ना जो बाजू में आ गई है ना। तो ये जब बाजू में आती है ना तो एक दो सेल्स, मैं भी बताऊंगी, दोनों सेल्स जब इसका जो है एफरेंट आर्टरीज के जो सेल है ये अपने आप को कन्वर्ट करते, मॉडिफाई करते हैं ग्रेन्युलर एपिथेलियल सेल्स में, और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है इसके करते मेडुला डेंसा में। ये दो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं जब ये पास में आ जाती है, और ये शांति से यहाँ पे बैठे रहते हैं। देखिए आप बोलेंगे अभी कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी जेजी अपरेटस ये इसके बर्मन्स कैप्सूल के पास में है, बट द थिंग इज कनेक्शन से देखिए तो अगर यूरिन जाएगा तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल में जा रहा है, बाद में डिस्टल में जा रहा है, तो इसलिए दिस इज डिस्टल एंड दैट इज प्रॉक्सिमल। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दो सेल्स ने अपने आप को कन्वर्ट किया और ये शांति से कॉस्मो रिसेप्टर्स पता है जो चुपचाप गाज के जैसे देखते रहते कि क्या चल रहा है, ये इनको देखते रहते सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उसको चेक कर रहे होते हैं। और जैसे ही इनको एक स्टिमुली मिलती है ये दोनों अपने आप को चेंज करते हैं और फिर ये एक्टिव होते हैं और अपना काम करते हैं। अब इनको दो स्टिमुलस चाहिए, दो सिम्टम्स चाहिए चेंज होने के लिए। पहला होता है कि अगर बाई चांस किसी कारण से हाइपोक्सिया आपने रेस्पिरेटरी नहीं पढ़ा होगा, किसी कारण से उनको लगता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी लग रही है, किसी कारण से उनको लगता है कि इसमें ऑक्सीजन की कुछ कमी दिख रही है, तो सबसे पहले वो लोग अपने आप को क्या करते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोप्रोटीन करके एक हार्मोन होता है, इलेक्ट्रोप्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ये इलेक्ट्रोप्रोटीन क्या करता है, देखिए ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, ऑक्सीजन की कमी जब एक बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन बेसिक रीजन ऑक्सीजन की कमी का रीजन क्या होता है कि आरबीसी कम है, तो आरबीसी कम है तो बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन कम सर्कुलेट होता है। बेसिक रीजन यह समझा जाता है ना। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्रोटीन बनाते हैं जो जाता है बोन मैरो में और वहां पे वो लोग प्रोडक्शन करते हैं आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं ताकि आरबीसीज बढ़े और ब्लड में ज्यादा जाए और वो जो ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कम करे। ऑक्सीजन की कमी होने की को जब बोलते हैं उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। एक स्टिमुली ये हुआ। दूसरा स्टिमुली ये होता है कि अगर उनको लगता है कि उनको लगता है कि पानी की कमी हो रही है, जो फ्लूइड निकलना चाहिए था ना उतना फ्लूइड निकल नहीं पा रहा है, जितना फ्लूइड जरूरी है निकलना उससे कम फ्लूइड निकलेगा, तब इसमें क्या करते हैं ना ये लोग एक और एंजाइम ये लोग क्या किडनी क्या करती है, एंजाइम निकालती है रेनिन करके एक एंजाइम होती है और जो ग्लोबुलिन पड़ा है अपने पास उसको कन्वर्ट करती है एग्नोटेंसिन 1 में। एग्नोटेंसिन 1 से फिर एग्नोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, लीवर से एक और एंजाइम आता है, नहीं लीवर से सॉरी लंग्स से एक और एंजाइम आता है जिससे बनता है एग्नोटेंसिन 2। और ये जो एग्नोटेंसिन 2 है ना ये क्या करता है, अपने ब्लड वेसल्स है इतनी मोटी, अपने पास पानी की कमी है, मतलब क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली खून भी कम हो रहा है, तो खून कम हो रहा है, पानी का वेसल ब्लड का वेसल मोटा है, तो पानी जब जाएगा तो क्या होगा, धीरे जाएगा और हो सकता है वो सब जगह पहुंच नहीं पाए, तो वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब पतला करना, वेस्को कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब पतला करना, वेस्को डायलेशन मतलब चौड़ा करना। तो वेस्को कॉन्स्ट्रिक्शन करती है ताकि क्या होगा, अब कोई पानी का प्रेशर कम हो तो आप लोग को क्या करोगे, पाइप पतला लोगे कि मोटा लेंगे, हम पाइप को पतला कर लेंगे कि पानी का प्रेशर कम है, हमको दूर तक पहुंचाना है, तो पानी के प्रेशर को कम करने के लिए, पानी के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पाइप को पतला कर देते हैं। तो ये यही करती है, ये एंजियोटेंसिन 2 जो होती है ये पाइप को वैसा कॉन्स्ट्रिक्टर होती है, ये पाइप को पतला कर देती है। और एक और चीज करते हैं लोग, फिर ये जाके क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन को किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल करके ग्लैंड है, और एड्रिनल का जो ऊपर का पार्ट होता है, हमेशा देखिए ऊपर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं। तो जो कॉर्टेक्स है उसको स्टिमुलेट करती है कि एल्डोस्टेरोन बनाओ। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, फिर वो एल्डोस्टेरोन हमने आपको पढ़ा था एल्डोस्टेरोन क्या करता है, अभी 2 मिनट पहले मैंने समझाया था, पीसीटी से शुरू होता है, किस एक चीज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन, दैट इज सोडियम।
तो सोडियम को प्रोड्यूस करता है। और सोडियम का बॉडी में क्या काम होता है ना, सोडियम मॉइस्चर को रिटेन करता है। आपने देखा होगा किसी के स्वेलिंग वगैरह या कुछ आती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि सोडियम कम खाओ, नमक कम खाओ, क्योंकि वो स्वेलिंग पानी को रिटेन करता है, मतलब पानी को बॉडी में रखने के लिए रखता है। तो क्या हो गया, अब पानी को बॉडी में रख रहा है सोडियम, तो मतलब सोडियम भी बन रहा है, तो उससे ही पानी बढ़ेगा और इसने वेसल्स को भी कम कर दिया, तो ब्लड को भी जाने में इजी हो जाएगा। तो ये डबल टाइप से काम करता है। ये जीजी एपरेटस को जेक्ट्रा ग्लोमेरुलर बोलते हैं, एपरेटस बोलते हैं इसको, जीजी एपरेटस भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जीजी एपरेटस होता है। इसका ये काम होता है। अब किसी को कुछ पूछना है सर, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, यही वाला है। देखिए बहुत ये इसका 3 ऐसे एपरेटस आपने पढ़े होंगे, 2-3 और पढ़ेंगे आप। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक कंडीशन मतलब इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है। आपके शरीर में पानी की कमी हो गई तो एक इमरजेंसी कंडीशन है, दूसरी आपकी लो बीपी हो गया तो इमरजेंसी कंडीशन है। इन दोनों कंडीशंस के लिए हमारे पास जो एपरेटस बना हुआ है, इस एपरेटस की भूमिका ही बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या करेगी, कभी रेनिन एंजाइम है उसका सीक्रेशन बढ़ा देगी, तो जब उसका सीक्रेशन बढ़ा देगी फिर आगे अल्टीमेटली उसी से एंजियोटेंसिन 2 दोनों बनेगा। हम लोगों ने चाइनीज में पढ़ा हुआ है कि किडनी का बेटा कौन है, किडनी का बेटा कौन है चाइनीज में? लीवर। और लीवर का बेटा कौन है? हार्ट। अच्छा, और किडनी कंट्रोल किसको करती है? हार्ट को। ठीक, तो अब हमको ये समझ में आ गया। और लंग्स से हमारा कोई रिलेशन है? लंग मदर है, लंग्स किडनी की मदर है, बस ठीक है। तो यानी लंग्स मदर है और किडनी बेटा है, और किडनी का बेटा जो है लीवर है। अब देखिए तीनों रिलेशनशिप 300 BC पहले चाइनीज ने लिखा, ये कंसेप्ट दिया ना। अब ये देखिए रिलेशनशिप, अभी मैडम ने बताया, पूर्व मैडम ने, कि जब रेनिन पैदा हुआ यहाँ से ग्लोमेरुलस से, और रेनिन जैसे पैदा हुआ वैसे ही उसने क्या है, लीवर से कोई एक चीज आई जिसको उसने एंजियोटेंसिन 1 में बदल दिया। ठीक, उसको एंजियोटेंसिनोजिन बोलते हैं उसमें, अब उसने बदला, एंजियोटेंसिन 1 बदल गया, अब बना। अब एंजियोटेंसिन 1 बना, उसके बाद लंग से एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आया और उसने बना दिया एंजियोटेंसिन 2। तो यानी देखिए तीनों मिल गए, लीवर, किडनी और लंग्स, और तीनों मिल करके और एंजियोटेंसिन 2 बन गया। तो एंजियोटेंसिन जो है वाइसोकॉन्ट्रिक्टर में दबाने वाला है, सेल को जो वॉल्यूम होता है उसका आर्टरीज का, उसको घटाने वाला होता है, संकुचित करने वाला होता है। और इसके साथ ही वो किडनी से जो ऊपर हमारे एल्डोस्टेरोन निकलता है, तो उससे उस ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से वो निकाल देगा। तो वो ये ग्लैंड कौन है? वो फाइट एंड फ्लाइट वाले हैं। तो यानी इमरजेंसी कंडीशन है आपकी, तो ये ब्लड प्रेशर बढ़वा देंगे, वॉल्यूम बढ़वा देंगे, ये सब काम करने लगेंगे। यानी आप इनकी भूमिका देखिए इमरजेंसी कंडीशन में है। और इस तरह चाइनीज का वो कंसेप्ट जो मदर फादर का रिलेशनशिप है वो भी आपको कंफर्म हो गया इस केवल एक सिद्धांत से ही। दूसरा जो है हाइपोक्सिया कहा, तो मैडम ने बता दिया कि एरिथ्रोपोइटिन निकाला, और एरिथ्रोपोइटिन ने जाकर के वहां आरबीसी वगैरह का डेवलपमेंट कर दिया। आरबीसी आया तो हीमोग्लोबिन उसके साथ ही है, उसने ऑक्सीजन के लिए बढ़ा दिया। तो 2 इमरजेंसी कंडीशन के लिए ये रखे गए हैं, लो बीपी और लो क्या कहते हैं, लो वॉल्यूम ऑफ वाटर एज वेल एज हाइपोक्सिया माने लो ऑक्सीजन लेवल। यस, आगे जाके बताइए। अब किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। पूछिए। मन्नी जी आपको कुछ पूछना है? मन्नी जी आपको कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। अच्छा, ओके। तो अब क्या होता है मिचुएशन होता क्या है? हम जब यूरिन को पास आउट करते, सीक्रेट आउट करते अपनी बॉडी से, उसको बोलते हैं मिचुएशन। ठीक है,
तो म्यूचुएशन का म्यूचुएशन होता क्या है? म्यूचुएशन होता क्या है? यूरिन को बाहर निकाला। अभी इसका भी एक तरीका होता है सर, वो किडनी वाला वापस से लगाएंगे। जब ये किडनी में सपोर्ट कर यूरिन बन चुका है, अब ये कलेक्ट, अच्छा ये जब ये सब कुछ हो चुका है ना, ये यूरिन जाके कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। वो किडनी वाला ही लगाइए सर एक बार, वो कलेक्टिंग डक्ट भी समझा दे थोड़ा सा, वो रहेगा। जो मैंने पीपीटी भेजी थी ना वो बेटर रहता सर, उसमें दो किडनी, दो वो एक साथ नेफ्रॉन्स एक साथ थे, इजी समझा। हाँ ये अच्छा, इसमें एक ही है। देखिए एक और में होगा शायद, दो नहीं एक में नेफ्रॉन्स एक साथ। अच्छा देखिए, अब देखिए इसी को ऊपर नीचे कर लीजिए ना सर, उसी को नीचे कर लीजिए। हाँ अब ये क्या हो रहा है ना, ये देखिए ये एक दिख रहा है, एक ऐसे ऐसे जिसमें एक पेड़ जैसे जिससे 2-3 ट्रंक्स निकली हुई है, येलो कलर की पाइप नेफ्रॉन्स के बाजू में, उसको बोलते कलेक्टिंग डक्ट। वो एक कलेक्टिंग डक्ट एक नहीं बहुत सारे नेफ्रॉन्स से यूरिन को इकट्ठा करती है, फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा तो यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेटर के थ्रू, ये यूरेटर और यूरेथ्रा में फर्क है। यूरेटर के थ्रू वो सारी किडनी सारे यूरिन को ले जाके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर देती है, ठीक है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में पानी, आप एक चीज देख लीजिए, यूरिनरी, अब सर यूरिनरी ब्लैडर का भी दिया था वो दे दीजिए ना प्लीज। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ओनली पानी जो यूरिन है वो कलेक्ट होके रहता है, ओके। अब ये देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर देखिए, अब थोड़ा सा और नीचे करेंगे सर प्लीज, थोड़ा सा ये देखिए ऊपर से यूरेटर से आया और यहाँ पे देखिए एक पिंक कलर का कुछ दिख रहा है, उसमें 2 आग जैसी दिख रही है, 2 डॉट्स है, वहां से वो पाइप का वहां से वो खुल के यूरिन ब्लैडर में वो इकट्ठा हो गया। अब हमको ये समझना होगा कि यूरिन हम पास कैसे करते हैं। यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो गया और यूरिन की जो आने की जो स्पीड होती है हमेशा यूरिन, आप सोचिए हमने कितना एब्जॉर्ब, यहाँ पे अगर देखोगे तो हमने देखा था कि पर 10 mm का यूरिन फ्लूइड निकला था। अब यहाँ पे कितना आ रहा है पता है, 3 mm का आ रहा है, मतलब 7 mm हमने एब्जॉर्ब कर लिया वापस, इतना फ्लूइड किडनी ने दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब बाकी इतना आ रहा है इधर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मास्टर नहीं बैठिए, तो मास्टर नहीं मारेगी मुझे। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का यूरिन हमारे पास यहाँ पे आ रहा पहुंच रहा है, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे जब आता है तो ये जो ये जो है ट्रैगोन एरिया, ये किडनी, ये यूरेटर के यूरिनरी ब्लैडर के पीछे एक वॉल पे, पीछे वाली पोस्टीरियर वॉल में से पीछे वाली वॉल पे होता है ये पार्ट, यहाँ से आ रहा। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारे यूरेट्रा में खुलता है, जहां से हमारा यूरिन पास आउट होता है। अब होता क्या, जब इसमें यूरिनरी ब्लैडर का जो एक चीज समझिए, यूरिनरी ब्लैडर का जो ये जो वॉल होती है ना, ये बहुत ट्रांजिशनल होती है। ट्रांजिशनल मतलब क्या हुआ, सिंगल सेल से छोटी सी बनी हुई होती है जो स्प्रेड आउट हो जाए, क्योंकि यूरिन जब आ रहा है तब उसको स्प्रेड आउट होना है, जब हम लोग उसको एवैक्यूएट कर देंगे यूरिन को तो वापस से स्क्वीज हो जाती है, तो इसलिए उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए उस ट्रांजिशनल वॉल होती है। अब जब ये यूरिन आ गया, अब निकालना भी है, तो जब वो 300 ml तक यूरिन आ जाता है, एक सेम फिगर देखो मैं भी करता हूँ पहले, 300 ml तक यूरिन आ जाता है तो क्या होता है, एक सिग्नल शुरू, एक स्टिमुलस जाता है, एफरेंट सिग्नल्स पास होते हैं। एफरेंट मींस हमेशा एफरेंट और इफरेंट, बाकी आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे एफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स के बारे में, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। बस बेसिक बताती हूँ, एफरेंट मींस अराइविंग एट, इफरेंट मींस एग्जिट एट। देखिए यहाँ पे भी था, किडनी में भी था, एफरेंट आर्टरीज एंड इफरेंट आर्टरीज, इट वाज इन रिलेशन टू आर्टरीज की अराइविंग एट एंड एग्जिटिंग एट। अब इधर अराइविंग एट, जो ये अराइविंग एट मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो यहाँ से स्टिमुली जाता है, एफरेंट स्टिमुली जाता है नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास वाया स्पाइनल कॉर्ड की भैया यूरिन भर चुका है, अब इसको इवैक्यूएट करिए, ठीक है, ये स्टिमुली जाता है। तो यहाँ पे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था ना, एनएस पे 2 स्प्लिंटर्स होते हैं, एक नर्व्स एक मसल्स के स्प्लिंटर्स होते हैं, बंद रबड़ जैसा समझ लीजिए वो होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक रबड़ जैसे 2 स्प्लिंटर्स होते हैं, एक वॉलेंट्री होता है, एक इनवॉलेंट्री, सेम जैसे एनएस में होता है, ठीक है। ये जाता है तो वो क्या इनवॉलेंट्री स्प्लिंटर को खोलता है,
फिर लेकिन अगर सपोज करो आपके पास पोजीशन नहीं है कि आप इवैक्यूएट कर पाए, आप कहीं कहीं जगह ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको यूरिन पास आउट नहीं कर सकते, तो आप उसको रोक लेते हैं। तो ये दूसरा जो है वो वॉलेंटरली अपने कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो हम कंट्रोल में रोकते हैं तो वो स्टिमुली एक बार रुक जाती है, वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो एक बार रुक जाते हैं, फिर वो 5 सेकंड 5-10 मिनट बाद वापस से आते हैं। ये आपने हमेशा फील भी किया होगा, 10 मिनट वापस से आता है यूरिन करना था, फिर हम बाई चांस, लेकिन अगर हम 2-3 स्टिमुलीज के बाद अगर रोकेंगे नहीं तो वो डाई आउट हो जाता है। फिर वो क्या होता है, वो डाई आउट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके यूरेट्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर चुका है। फिर क्या होता है, वापस से जब और यूरिन भर जाता है, कुछ अबाउट 600, जब वापस से स्टिमुली बढ़ जाता है कुछ 600 से 800 ml का, फिर क्या होता है ना, क्योंकि आपका कैपेसिटी तो 300 की थी, 300-400 की थी, डबल भर गया, दर्द शुरू होता है बहुत ज्यादा। और क्या होता है, स्टिमुली आता नहीं, क्योंकि नर्व्स, वहां की नर्व्स का कोई नर्वस सिस्टम के कारण स्टिमुली आता नहीं, तो इंटरनल स्प्लिंटर नहीं खुलता है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश करो, ड्रॉप पे यूरिन निकलता है और ज्यादा निकलने और फिर वो थोड़ा सा, इसको जो तकलीफ हो जाती है इसको बोलते हैं एटॉमिक ब्लैडर, कि हमने पहले स्टिमुली को रोका। वैसे भी हम जनरली हो सके तो कोई भी स्टिमुलीज को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली जाके कुछ तो कुछ तकलीफ देती है, चाहे वो रोने की हो, हंसने की हो, मोशन पास आउट करने की हो, यूरिन पास आउट करने की हो, कोशिश करके करना चाहिए, क्योंकि वो अंदर कुछ ना कुछ आपको नहीं तो हार्म कर रही होती है। तो ये बाकी दो मेटाफिजिकल है, वो आपको धीरे धीरे जब हम सीए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ये दो फिजिकल है तो सामने दिखती है इसका इफेक्ट्स, मेटाफिजिकल का इफेक्ट देरी से दिखता है। तो ये चीजें स्टिमुलीज जो होती है, तो क्योंकि हमने उस टाइम पे नहीं किया, तो 3-4 बार नहीं किया, तो वो नर्वस सिस्टम के कारण वो तकलीफ होने लगती है, फिर धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से यूरिन पास आउट होता है। बहुत बार ट्राई करने से धीरे धीरे ड्रॉप पे करके यूरिन पास आउट होता है, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक ब्लैडर। अब और 2-3 बीमारियां हैं जो है, अब इसके लिए किसी को कुछ पूछना है एटॉमिक ब्लैडर के बारे में? पहले 2-3 बीमारियां और हम उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इनकंटीजेंस ऑफ यूरिन, इनकंटीजेंस ऑफ यूरिन का होता है कि सपोज करो एक एज के बाद, जनरली ओल्ड एज में होता है कि हम यूरिन रोक नहीं पाते, जनरली लेडीज में होता है, बिकॉज उनकी 2-3 डिलीवरीज वगैरह हुई भी होती है, तो उसके कारण से भी हो जाता है, वो स्प्रिंकलर लूज हो जाता है, तो थोड़ा सा जैसे आप खांसोगे या जोर से हंसोगे करोगे तो यूरिन पास आउट होने लग जाता है। दैट इज की इलास्टिसिटी, रबड़ है एक तरीके का, रबड़ की इलास्टिसिटी लूज हो गई है, तो इसलिए वो चीज होती है, दैट इज इसके कारण इनकंटीजेंस ऑफ यूरिन होता है, ठीक है। इसमें 2 बीमारी होती है, सिफिलिस और गोनोरेया, ये दोनों है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां जो बैक्टीरिया it is said to gonorrhea. हो गया, बता दो, एक्सप्लेन। ये जो होती है ना, देखिए मेरे को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने सर को सुबह ही बोल दिया था, ये जो बीमारियां होती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण होती है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, तो इनका इलाज करना चाहिए। नहीं तो ये क्या होती है ना, अगर थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो क्या कहते हैं ना, जो कंसीव नहीं कर पाते उस लेवल तक भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे आपको फील होने लगेगा, थोड़ा सा रैशेस वगैरह आएंगे, फील होता है, तो उस पे ध्यान देने की बात है, नहीं तो वो इनफर्टिलिटी में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब बेड वेटिंग हमने जनरली बच्चों में देखी है, बच्चों एक्चुअली इससे एक चीज प्रूव होती है कि बच्चों की नींद बहुत साउंड होती है, मतलब बिकॉज वो निश्चिंत होते हैं, उनको दुनिया की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स होकर सोते हैं, तो क्या होता है वो बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं, और उन तो गहरी नींद में सोते हैं, तो उनको क्या होता है, जब उनको यूरिन पास होने का जब स्टिमुली आता है, तो स्टिमुली जब आता है तो उनको है ना, तो हाइपोथैलेमस उनको मतलब वो नींद में ही रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो यूरिन पास आउट करते थे, बिकॉज हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल आ जाता है कि बहुत गहरी नींद में, तो उनको समझ भी नहीं आता, और वो आ जाता है कि स्पिंक्टर खोल दीजिए, तो वो वहीं पे खोल देते हैं, इसलिए वो बेड वेटिंग होती है, जनरली 10-12 ईयर्स तक के बच्चों में होती है, फिर अपने आप बंद हो जाती है, ठीक है। कुछ पूछना? अब जो सबसे बड़ी कॉमन, Madam, it is also experienced in the old age people.
Which one? bedwetting. Bedwetting is generally seen in the kids ना, because बच्चों में ज्यादा होती है, सोते सोते नींदों में यूरिन कर देना. It is बड़ों seen में in the children. It is seen in the children more often, but it is also seen in the might be elder there people because also. वो तो होना because nervous system का ultimately these are all because of nervous systems ना, तो वो उधर भी मिल सकती है. ओके, उनमें ज्यादा लेकिन है ना वो मिलती है, एटॉमिक ब्लडर ज्यादा मिलता है बिकॉज वो लूज हो जाता है, वो उनके कारण से ज्यादा होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्टोन्स जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है. स्टोन्स का क्या सबसे बड़ा, देखिए स्टोन फॉर्मेशन इज क्रिस्टल फॉर्मेशन. एक क्रिस्टल रहेगा, उस पे आके बाकी क्रिस्टल चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे चिपकते जाएंगे, तो वो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन. ठीक है, दैट इज स्टोन फॉर्मेशन. स्टोन फॉर्मेशन होता किस चीज है, 3-4 चीजें होती है. ऑक्सलाइट स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड का होता है, फॉस्फेट का भी स्टोन होता है. ये इसमें बुक में दिया हुआ नहीं है, फॉस्फेट का भी स्टोन होता है. और स्टोन का क्या होता है, जब तक वो किडनी में होता है तब तक पेन करता है बहुत, लेकिन जब वो बाई चांस किडनी से शिफ्ट होके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है ना, तो क्या करता है वो ट्राइगोन एरिया पे जाके फंस जाता है कभी कभी. तो एक तो पेन, जब आप ट्राइगोन एरिया का मैंने बताया ना, ट्राइगोन एरिया एकदम पोस्टीरियर साइड पे, तो वहां पे जाके पहले उसको हिट भी करता है और हमको यूरिनेशन का फील भी करता है, बिकॉज वो प्रेशर तो क्रिएट कर ही रहा है, लेकिन हम यूरिन जाते हैं तो यूरिन होता नहीं है. एक चीज ये होती है. दूसरी चीज होती है, क्या होता है, जो यूरेट्रा पे जाके फंस जाता है तो यूरिन को वैसे पास नहीं होने देता कभी कभी. और तीसरा क्या होता है, हेमोफेजिया. हेमो मीन्स जब भी हेमो वर्ड यूज आए, दैट मीन्स ब्लड. तो क्या होता है, कभी कभी क्या करता है ना, ये इसके कारण से ना वो स्टोन है मूव कर रहा है, तो क्या होता है जो स्किन है या मसल्स है उसको डैमेज कर देता है, तो वहां से ब्लड आने लग जाता है, तो उसके कारण यूरिन के साथ ब्लड आने लग जाए कभी कभी, तो दैट इज कॉल्ड हेमोफेजिया. तो ये 3 चीजें होती है, मतलब जनरली किडनी में जब होएगा तब तक ओनली पेन होएगा और ब्लड आ सकता है, बट जब इसमें होता है तब ये 3 मेजर चीजें कि यूरिन फील हो रहा है, क्योंकि यूरिन फील हो रहा है क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वहां पे, उसके कारण से, और यूरिन क्योंकि यूरिन हाई नहीं उधर, बस ये प्रेशर क्योंकि स्टोन का प्रेशर है और हमको लगे यूरिन है, यूरिन क्रिएट हो, तो हम लोग जाते हैं, हमको यूरिन मेचुरेशन नहीं होता है. सेकेंड थिंग इज कि यूरिन इज एक्यूमुलेटेड ओवर देयर, बट द थिंग इज क्योंकि इस जाके यूरेथ्रा में फंस गया है तो यूरिन पास आउट होने में तकलीफ होती है. एंड तीसरा इज हेमोफीजिया की स्किन कोई अंदर की मसल को डैमेज कर दे, हल्का सा रगड़ खा के खरोच टाइप का कुछ हो जाए और उसके कारण से यूरिन के साथ ब्लड आ जाता है. ये 3 चीज होती है. किसी को कुछ एनी क्वेरीज प्लीज? हेलो. हाँ मैम, बोलिए. जब ये बोलिए ना. आप कह रही है यूरिन का प्रेशर बनता है, हाँ बट व्हेन यू गो इट डजंट पास, या हाँ. थोड़ा बहुत पास होता है, हाँ. तो देन इट इज श्योर दैट इट इज हैविंग सम स्टोन प्रॉब्लम. ना, इट्स नॉट दैट श्योर बिकॉज इन कंटीजेंस भी हो, कोई कारण से ये भी हो सकता है कि आई एम नॉट श्योर कि उसके कारण, क्योंकि एक एज भी फैक्टर होता है और बहुत सी और भी बाकी चीजें होती है. स्टोन के साथ पेन जरूर एक्यूमुलेटेड होगा. 99% स्टोन का पेन इतना स्ट्रांग होता है कि मतलब आई हैव सीन कि हमको उनको इंजेक्शन से पेन को रोकना पड़ा था. स्टोन के साथ जनरली पेन एक्यूमुलेटेड होता है. ओके ओके. सर ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, ये देखिए अभी पूर्व मैडम ने 2 चीजें बताई कि 2 आपका इंस्पेक्टर है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है. अगर मान लीजिए आपको यूरिन नहीं है बाई द वे और इंटरनल इंस्पेक्टर खुल गया है और उसमें भी आपको नहीं हो रहा और कोई यूरिन है ही नहीं, सारा यूरिन आपका बाहर निकल चुका है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल 2 चीजें हैं. तो अगर एक्सटर्नल हो रहा है तो भी वो अल्टीमेटली वो भी ब्रेन से गवर्न है, हाइपोथैलेमस से वो भी गवर्न है, और इंटरनल वाला है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से गवर्न है. तो यानी ये अब अगर यूरिन नहीं पास हो रहा और बार बार आपको प्रेशर फील हो रहा है और यूरिन है ही नहीं, 3 कंडीशन, तो ये ब्रेन की प्रॉब्लम मानी जानी चाहिए. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू सर.
इसका मतलब नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई है nerve की। चलिए देखिए, दोनों ऐसा मत सोचिए कि बाहर का जो इंस्पेक्टर है वो भी तो कहीं से कंट्रोल हो रहा है, वो तो ऑटोनॉमिक है, वो आपको नहीं, सॉरी, वो क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी वॉलंटरी है, लेकिन वॉलंटरी भी तो कहीं से गवर्न हो रहा है। ऐसा मत सोचिए कि वॉलंटरी गवर्न नहीं होता, वॉलंटरी भी तो ब्रेन से गवर्न होता। हम कहते हैं चलना है हमको, तो वॉलंटरी भी गवर्न हो रहा है, लेकिन अंदर वाला जो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो एक साथ अलग से है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसके दो पार्ट आपका, चाहे उसको आप नर्व से ले लीजिए आप, उनसे होता है, तो वो भी उसका सेंटर भी वर्चुअली इनसे कोई पूरा तो रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उसके सेंटर नहीं मालूम है। किताब में लिखा हुआ कि उसके सेंटर कहाँ पर है ये नहीं मालूम, बट दैट इज देयर, दैट एग्जिस्ट, और वो भी इसी नर्वस सिस्टम से ही पास हो रहा है। तो वो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो इंटरनल वाला है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो एक्सटर्नल वाला है। अगर दोनों बाय द वे खुल रहे हैं और दोनों से यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो हम लोग को मानना चाहिए कि इंटरनल मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस और हमारा दूसरा नर्वस सिस्टम सीएनएस दोनों जिम्मेदार हैं। तो यानी हमको ट्रीटमेंट कहाँ करना पड़ेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी, और जिसके लिए आपको डॉक्टर वाल में भी पॉइंट मिल जाएंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आपको दोनों में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नाइस, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करें। हम लोग जो हमको ज्ञान मिलता है, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम सब किताब पढ़ रहे हैं, किताब में ज्ञान जो हमको मिल रहा है हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके पास जो ज्ञान है वो हमको आप ट्रांसफर करते हैं। यही जो एक्सचेंज हो रहा है, यही वास्तव में ज्ञान को आगे बढ़ाता है। अगर एक्सचेंज ना हो तो ज्ञान उसी तरह खत्म हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे कि किसी लोहा रखा हुआ है, उसमें जंग लग गई है, तो जंग न लगने दें, इसको ट्रांसफर करें, बढ़ाएं, शक्तिशाली बनाएं। उससे क्या होगा, हमारी विधा आगे बढ़ेगी और हम अल्टीमेटली को पूरा कर पाएंगे। जो बहुत पहले हमारे लिखा था, ईच वन रीच वन। सर आज पढ़ाने के लिए 2 दिन से हम भी पढ़ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन नहीं मैम, बहुत अच्छा पढ़ाए मैम, बहुत अच्छे समझाए मैम, थैंक यू मैम। पूछ लीजिए। सर जो हमारी मदर हैं वो थोड़ी ओल्ड एज में है फिलहाल, अभी करीबन 60 की आसपास की उनकी एज है जी जी, और कुछ फैक्टर्स भी हैं उनके साथ में, जैसे ब्लड शुगर, मतलब ब्लड रहता है, शुगर रहती है। तो अभी कुछ मंथ पहले उनकी जो है टॉयलेट बंद हो गया था 2-3 दिन के लिए। उसके बाद डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने जो है ब्लड के लिए, मतलब पतला करने के लिए उन्होंने टैबलेट दे दी। पूरे शरीर में भी उनकी सूजन आ गई थी, हार्ट भी उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि ये भी चीज है। तो हम किस पे, अगर हम मैं अपने अकॉर्डिंग उसको उनको उपचार देना चाहूँ तो सबसे पहले किस पे ट्रीटमेंट मुझे देना चाहिए? हम लोग किडनी में, पहले किडनी में देना चाहिए। मतलब किडनी के ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें सारे? पहले किडनी से स्टार्ट करिए। किडनी के चार अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। किडनी इसेंस से लेकर के किडनी यांग, किडनी इन और किडनी एनर्जी, जिसको हम की बोलते हैं, ची बोलते हैं, जो भी कहिए। तो ये 4 हमारे हैं, चारों आप एक हफ्ते चारों दीजिए। और K1 पॉइंट है, जो आप पॉइंट बता रहे हैं, यूरिन, अगर यूरिन है और पास नहीं हो रहा तो K1 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। K1 को आप स्टिमुलेट करिए, जी सर। आप ओरिजिनल पे करिए TCM के हिसाब से, चाहे डॉक्टर बॉल के हिसाब से। फिंगर जो स्मॉल फिंगर नंबर 5 है, वो टो नंबर 5 है, आप उसमें करिए, छोटी वो है, उसमें मेथी बांध दीजिए, उसको स्टिमुलेट करिए। और K1 आपका जो है, जो पैर है, पैर में यहाँ पर आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको वो ये जी सर वो है, उस पर जो है आप फेलेंजेस के जस्ट नीचे पे आप मिलेगा, यहाँ पर ये मोड़ेंगे तो छेद, वो गड्ढा बनेगा, वहां पर स्टिमुलेशन करिए, सुपारी बांधिए। किसी को यूरिन पास नहीं हो रहा तो वहां सुपारी बांध करके और वो लगा दीजिए और चलाइए, 4 कदम चलाइए, नेचुरली यूरिनेशन होने लगेगा। जी सर। सर मैं फिलहाल करा रहा हूँ यही एक्सरसाइज, उनको जो मैं हाथ की बताई थी वो मैं करा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। कराइए। और डॉक्टर आप अब किस सेमेस्टर में हैं मनोज जी? सर अब 2nd सेमेस्टर आने वाला है, 1st सेमेस्टर क्लियर हो गया। ठीक है, सब आप 3rd सेमेस्टर में कहीं से भी किसी का हम अगर होगा तो आपको वो
किडनी के एज वेल एज डॉक्टर वाल जो है उनके अपने पॉइंट्स हैं, तो उनको भी आप करिए। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी सर हम पॉइंट भेज देंगे, आप अगर व्हाट्सएप पे भेज दूंगी अगर बोलेंगे तो। हाँ, व्हाट्सएप भेज दीजिए। जी मैम, अगर चाहे तो आप बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैम, अगर पॉसिबल हो तो आप कर दीजिए। जी ठीक है, ओके। हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग आते हैं।